आपका आया फाइनेंस क्या होता है। देखो बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता, है ना। कितनी सोच हो आपकी, कितनी अच्छा हो आपका बिजनेस आइडिया, कुछ भी हो, विदाउट फाइनेंस कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता। फाइनेंस क्या है, आपके एक ब्लड की तरह काम करता है इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये कि आपके पास ये जो फाइनेंस आपके एक आर्ट और साइंस दोनों है कि फंड्स को मैनेज करना आपके पास, ठीक है। तो फाइनेंस में क्या क्या आप इंक्लूड कर रहे हो, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल जो सर्विसेज है किससे कंसर्न है, डिजाइन और डिलीवरिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कि डिजाइन भी करना है कि किस तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हैं और कौन कौन सी किस किस तरीके से डिलीवर करने हैं। मतलब फाइनेंशियल सर्विस लाइक जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया है, बैंकिंग से फंड कैसे अरेंज करना है, ये सब चीजें आई। एक चीज आई आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि आपका जो बिजनेस में एक मैनेजर है जिसको बोला गया फाइनेंशियल मैनेजर, उसका काम है कि किस तरीके से आपको फंड्स को मैनेज करना है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दो कंसेप्ट है। फर्स्ट, जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है अरेंज कर दो, ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, एज पर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। जब आपको फंड्स चाहिए, फंड्स आपके पास अरेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट, आप फंड्स का अरेंजमेंट तो करोगे, इसके साथ में उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करोगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज पर मॉडर्न। ठीक है, हाँ जी, बात समझ में आई, क्या बताया आपको मीनिंग। ये पब्लिक फाइनेंस है, आपका पढ़ लेना थोड़ा बहुत, इतना रिक्वायरमेंट है नहीं हमें। ये बात आई आपकी यहाँ से मेनली जो आपकी स्टार्ट होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हुआ कि हाउ टू मैनेज द फंड्स इन प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कैसे अरेंज करोगे ट्रेडिशनल में। मॉडर्न में प्रोक्योरमेंट तो करना ही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करना है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्लस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स, अभी देखो मीनिंग क्लियर है भाई एफएम का। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब ना समझ में आए आपने पूछना है, ये सब्जेक्ट में कोई रिस्क नहीं लेगा, फिर से बोल रहा हूँ अच्छे से समझना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है इसके दो मीनिंग है। पहला एक आपका ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, आपको मान लो पैसा चाहिए, उसका अरेंजमेंट कर दो, वो क्या हो गया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और अरेंजमेंट ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज पर ट्रेडिशनल कंसेप्ट, ठीक है। एंड एज पर मॉडर्न कंसेप्ट, फंड्स का अरेंजमेंट तो करना ही करना है, इसके साथ आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज भी करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब पैसा लगेगा कहाँ पे, कितनी रिटर्न आ रही है, किस तरीके से उसकी रीपेमेंट करनी है, ये सब चीजें भी आप ध्यान रखोगे तो ये क्या होता है आपका मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी मीनिंग क्लियर हो गया, हाँ जी, ठीक है। बात वही है आपके ऊपर कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए लास्ट तक। 10 दिन के बाद पूरा आप एफएम 10 या 12 दिन में आप एफएम के मतलब बड़े एक्सपर्ट होंगे अगर आपने ठीक से सुनी तो सारी बातें, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं एफएम के, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि एज पर दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट ऑफ एफएम, आपके फाइनेंशियल मैनेजर का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे। क्या करे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। बट उसने ये सब बातें नहीं बताई किस तरीके का प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट बहुत तरीके का होता है, नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत तरीके के प्रॉफिट होते हैं। कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, उसने यहाँ क्या रख दी, एम्बिग्युइटीज रख दी, क्लियर नहीं कर पाया किस तरीके का प्रॉफिट, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर ये देखिए, हाँ जी, ये चीज देखिए, एक ये इधर दे रखा प्रॉफिट, ठीक है। एक्स प्रोजेक्ट में, ये वाई में एक्स ने कमाया फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपए, इधर कमाया इसने 12,000 रुपए, इसने कमाया यहाँ पर 20,000 रुपए, ये आपके प्रॉफिट्स है भाई ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड,
और ये आपका x और ये y, ठीक है। x ने कमाया इस तरीके से 30,000, इधर इसने कमाए सेकेंड ईयर में 20,000, इधर कमाए आपके 10,000, इसने कमाए भाई 10,000 और इसने कमाए यहाँ पर 20,000 और इसने यहाँ पर कमा लिए 31,000। इसका कितना होता है 60,000 प्रॉफिट और इसका कितना हुआ 61,000 प्रॉफिट। यहाँ देखो हमने क्या किया, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। प्रॉफिट किससे मैक्सिमम हो रहा है, वाई से, वाई से हो रहा है। लेकिन आप एक बात तो देखिए कि आप ये प्रॉफिट पहले 30,000 रुपए आप एक प्रोजेक्ट में फर्स्ट ईयर में कमा रहे हो, सेकेंड ईयर इसमें 20,000, फिर 10,000, इसमें मतलब आपका इंक्रीजिंग रेट से पहला आपका पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है फर्स्ट ईयर में, एक्सपेक्टेड सा है ये आपका पैसा निकाल रहा है, इसमें आपका इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है और 1,000 ज़्यादा इसमेम आपका रिटर्न आ रही है। तो आपको देखने में आपको जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंसेप्ट है कि जिसका ज़्यादा वो आपका एक्सेप्टेबल है कि इसका भाई 61,000 रुपये आ रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट को। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है कि भाई टाइम तो बड़ा अनसर्टेन है ना, कि भाई जैसे कोविड आ गया कैसे मैनेज करोगे, और फिर आपका इसकी इंटरेस्ट रेट कि 30,000 पहले साल कमा ले, इस पर इंटरेस्ट भी तो कमाओगे, इसका देखो 3 साल बाद 31,000 आएगा। तो ये जो है ना टाइम वैल्यू को भी कंसिडर नहीं करता। या फिर आप ये कहिए, आपसे मैं पूछूं कि आज क्या है, कितनी तारीख आज 19 मई है ना 2022, आज आपके पास 10,000 रुपये है और आपके पास 2030 में भी 10,000 रुपये है। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंसेप्ट है ये दोनों को इक्वल मान के चलता है। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है, इस रुपए की ज़्यादा वैल्यू है बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी क्या करता है, इग्नोर करता है। और तीसरा रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर नहीं कर रहा। देखो 10 साल में तो इसमें तो बहुत सारा रिस्क है, तो क्या आपका ना तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता ना ये रिस्क फैक्टर को कंसिडर करता। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंसेप्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन क्या है इसकी लिमिटेशंस क्या है कि एम्बिग्युइटीज है, क्लियर नहीं कर पाया किस तरीके का प्रॉफिट, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर पाया और तीसरा रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर दिया। स्टूडेंट क्लियर हो गए आपको भाई ये? हाँ जी ओके। अब दूसरी चीज आई आपके पास कि इनकी जो ये कमियां थी इसको दूर कर दिया दूसरे ऑब्जेक्टिव ने, वो है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहला तो क्या था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसकी कमियां पता लग गई आपकी, ये भाई कमियां इसमें। फिर आ गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसकी सारी कमी को दूर कर दिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहली कमी क्या थी, एम्बिग्युइटीज, बताया नहीं किस तरीके का, इसने बता दिया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, क्लियर कर दिया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। फिर आपने बात की थी कौन सी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं की जाए, रिस्क फैक्टर को कंसिडर नहीं किया। इसने क्या कह दिया कि मार्केट वैल्यू यानी करंट प्राइस क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो रिटर्न आएगी, सारी की सारी चीज़ों को उसने कंसिडर करते हुए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आपका सेट कर दिया। हाँ जी बात समझ में आई भी आपको, क्या बताया है ये ऑनलाइन स्टूडेंट बताते रहा करो भाई, शाबाश है ना। और डाउट होती पूछ लेना, इसका ध्यान रखना। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपसे पूछा जाए कि किसी भी बिजनेस में एफएम के क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, थर्ड एसेट्स मैक्सिमाइजेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर किस पे क्लिक करोगे? हाँ जी किस पे करोगे? हाँ जी शाबाश बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स का नाम। वेल्थ पे, शाबाश बहुत अच्छे। ऑल ऑफ द अबव पे नहीं करना क्योंकि मैंने एसेट्स मैक्सिमाइजेशन कहीं नहीं पढ़ाया आपको। किस पे क्लिक करोगे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे है। तो फिर बोथ पे क्लिक करो। अगर देखो ऑप्शन ये क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना, अगर आया हो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सी बोथ एंड डी नन, तो फिर क्लिक करो सी पे बोथ। ऑप्शन आए नहीं है, ये भी तो ऑब्जेक्टिव है ना, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द पार्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा अभी तक? आपने पढ़ा कि अगर आपका दोनों ऑप्शन में हो और ऑप्शन सी हो बोथ, तो क्लिक करो बोथ पे, और अगर सी ऑप्शन कुछ और है डी ऑल ऑफ द अबव, तो क्लिक करो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
क्लियर हो गया? ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। वो वैल्यू का मतलब है शेयर होल्डर्स के मार्केट प्राइस इंक्रीज, यानी शेयर्स के प्राइस मैक्सिमाइज करना, ठीक है। नेट वर्थ को, यानी कंपनी की जो नेट वर्थ है उसको मैक्सिमाइज करना, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी आपके क्रिटिसिज्म थी आपकी, मतलब तीनों एम्बिग्यूटीज, रिस्क फैक्टर, सभी को रिमूव करके और आपके इसके जो ऑब्जेक्टिव होता है इसको एक्सपेंड कर देता है, एक ग्रेटर ऑब्जेक्टिव बन जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है मनीषा? ठीक है, बहुत अच्छी, शाबाश। हाँ जी, उसके बाद आई कौन कौन सी एक्टिविटी। देखो एफएम में ना 2 ऑब्जेक्टिव 3 एक्टिविटी होती है। 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी? एक तो हुई आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मीन्स पैसा कहाँ पर लगाना है, आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, जिसमें 2 डिसीजन आते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहाँ लगाना है, ये डिसीजन लिया जाता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस में, आगे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा आपका शॉर्ट टर्म या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो आपका होता है क्या, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहाँ लगाना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि आपने पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। सेकंड क्या है आपके पास, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आया भाई, आपने प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, एक्स वाई जेड जो भी सिलेक्ट हुआ, इसमें पैसा आएगा कहाँ से? भाई आपके पास मेनली 4 सोर्स होते हैं, या तो आप अपने इक्विटी शेयर से लेके आओ, या प्रेफरेंस शेयर से लेके आओ, या आप लोन से ले आओ, लोन कैपिटल डिबेंचर से, और या फिर आप अपनी जो पिछले साल के रिजर्व सरप्लस बचे या करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको यूज करो। तो चारों का ऑप्शन है आपके पास, चारों को किस कॉम्बिनेशन में यूज करना है, तो ये चीजें। दूसरा किस कॉस्ट पर फंड को अरेंज करना है जिससे आपकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके, है ना। और तीसरा किस लिवरेज रेशियो, मतलब उस कॉम्बिनेशन आपने देखना है, तो किस कॉस्ट पे और किस कॉम्बिनेशन पे, फर्स्ट किस सोर्स से, किस कॉम्बिनेशन पे, किस कॉस्ट पे लेना है, ये आपका आ जाता है सारा का सारा फाइनेंशियल डिसीजन। एंड थर्ड वन इज कौन सा हुआ, डिविडेंड डिसीजन। देखो पहला आपने क्या किया, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, पैसे का भी डिसीजन ले लिया, फिर पैसे में प्रोजेक्ट में लगा दिया, फिर अर्न कर लिया। अब आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट पर राइट होता है किसका, शेयर होल्डर्स का। तो कितना डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिटेन करना है एज ए रिजर्व, वो डिसीजन लिया जाता है डिविडेंड डिसीजन में। तो 3 डिसीजन हो गए आपके, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड, थर्ड डिविडेंड डिसीजन। अब ना कुछ और बातें देखो एक बार, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आजकल क्वेश्चन अलग ही आने लगे हैं। ये आपका मेन आपका डिसीजन आया क्या, इन्वेस्टमेंट। इसमें आपके पास क्या आया, कैपिटल बस्टिंग, ठीक है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। दूसरा आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, या आप बोल सकते हो वर्किंग कैपिटल डिसीजन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या है, लॉन्ग टर्म, और ये आपका शॉर्ट टर्म। बी पार्ट आपका क्या आया, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसमें सबसे पहले क्या है आपके पास, कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा लीवरेज। ये 3 चीजें इसमें आती है। तीसरा आपके पास आया डिविडेंड डिसीजन। इसमें क्या आया कि ये जो प्रॉफिट है इसका कितना पार्ट डिविडेंड देना है और कितना पार्ट रिटेन अर्निंग करना है। तो अब आपसे पूछे ना कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो एक बार ध्यान रखना, सब जो ऑब्जेक्टिव में सारे ही हैं आपके, मेन ऑब्जेक्टिव 3 है, सब ऑब्जेक्टिव आपके सारे हैं। तो अपने हिसाब से इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये आया भी समझ में ऑनलाइन आपको? हाँ जी, जी ठीक है, बहुत अच्छी, शाबाश। अब आगे आया आपके पास ये इन्वेस्टिंग का 2 इसमें दे रखा है, कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग में 3 आगे, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है,
एंड लिवरेज डिसीजन। डिविडेंड में कितना पैसा खुद रखना है, कितना अपने शेयर होल्डर को देना है, ये लेना है। ठीक है, अब बारी बारी से आप सारे डिसीजन पढ़ लेंगे। पहला डिसीजन आप शुरुआत कर रहे हैं। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा है आपने देखना कि क्या आपको ये सब क्लियर हो गया है या नहीं हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है। तो देखो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या आपने क्लियर कर लिया है। अगर देखो एक और सभी ध्यान से सुनिए बात, अगर कोई नहीं पूछता ना आने के बावजूद, तो वो अपना खुद का लॉस करेगा, ना कि किसी और स्टूडेंट का या ना किसी और का या मेरा करने वाला। लॉस किसका करेगा? खुद का। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लो, क्या ही दिक्कत है। तो कितनी बार पूछ लो, मैं बताने के लिए तो हूँ, जो भी टीचर पढ़ाएगा वो बताएगा आपको। दूसरा, हाँ भाई आपने पढ़ लिया, पहले मीनिंग क्लियर कर लिया। सेकंड आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स में एक की क्या लिमिटेशंस है वो, और किसने दूर की वो। एंड थर्ड वन क्या कि आपका डिसीजन कि इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आया, और फाइनेंसिंग में क्या क्या है और डिविडेंड में क्या क्या है, ये सब आपने पढ़ लिया है। इसके बाद आया कैपिटल बस, हाँ शाबाश। फाइनेंसिंग में क्या क्या है, पैसा कहाँ से अरेंज करना है और किस कॉस्ट पर लेना है और किस कॉम्बिनेशन में लेना है। सबसे पहले पैसा अरेंज कहाँ करना है, तो इसमें आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास 4 सोर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट और रिटेन अर्निंग। तो किस कॉम्बिनेशन में आपको लेना है ये आप देखोगे। जैसे ये आपके पास दे रखा है इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट और रिटेन अर्निंग। दूसरा किस कॉस्ट पर लेना है, क्या कॉस्ट होती है। जैसे इसमें दे रखा है कि इक्विटी की कॉस्ट डिविडेंड होती है, प्रेफरेंस जो शेयर्स होते हैं उनकी फिक्स रेट से डिविडेंड होती है, फिक्स चार्जेस होता है ये। डेट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, रिटेन अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो किस कॉस्ट पर लेना है ये देख लिया। और लिवरेज में भाई आपका क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, डेट और इक्विटी का मेनली आपका ये होगा, या आप कह सकते हो फिक्स चार्जेस फंड्स का और टोटल फंड का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, ये आप देखोगे किसमें, लिवरेजेस में। ठीक है, ओके। तीनों डिसीजन करने के बाद आपके पास आया फर्स्ट डिसीजन हम कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग। व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब ले रहे हो आप कैपिटल बस्टिंग में, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस फॉलो करोगे। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड, आपके पास अभी आपने ढूंढना है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट आपने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके रिगार्डिंग मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास, उन अपॉर्चुनिटीज को आपको इवेल्युएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। मतलब जो भी आप उनको इवेल्युएट करने की टेक्निक है इसमें कैपिटल बस्टिंग की, टेक्निक में बेस्ट कौन से आया, जज किया बेस्ट, और बेस्ट में आपको पैसे लगाने। पहले क्या किया आपने, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव देखे। दूसरा आपने क्या किया, आपने देखा अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पैसा लगाया जा सकता है, उन प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किया, बेस्ट का सिलेक्शन किया, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको रिव्यू करते रहे। इस तरीके से प्रोसेस आपकी चलती है इसमें। और क्या क्या भाई देखो, 2 तरीके का है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और इसका मतलब क्या है आपका कि लॉन्ग टर्म में पैसा कहाँ कहाँ पर लगाना है जिसके बेनिफिट आपको 1 साल के बाद मिलेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने ये एग्रोमोल बनाया, ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेनिफिट हुआ नहीं हुआ उनकी वो अलग बात है, ये तो संक कॉस्ट भी है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो, मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आप घर बना रहे हो तो घर भी क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ये तो नहीं कि आज बनाया आज तोड़ देते हैं कल फिर बना लेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या आप पढ़ाई कर रहे हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, है ना, ये भी तो आपका लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म जैसे अभी कुछ टाइम के लिए खेल लिए, खा लिया, पी लिया, सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ, डेली के एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हो गए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि आप 1 साल से ज़्यादा के लिए डिसीजन ले रहे हो। ये भी इसकी फीचर्स है कि कैपिटल बस्टिंग की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, हाई रिस्क होता है, फ्यूचर में क्या हो जाए क्या पता लगता है। जैसे मैं कल वहाँ पर गया था, वो ये नहीं है सेक्टर 3 में सत्यम मॉल है शायद वो, है ना, तो उसमें जो आइनोस सिनेमा है उससे नीचे जितने भी है सारे के सारे खाली हो रखे हैं। मतलब सारे के सारे सब कुछ खाली हो रखे, सारी शॉप। क्यों? क्योंकि कोविड ने सबका बुरा हाल कर दिया।
तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बना तो कस्टमर तो होंगे जब जो शॉप होंगी, शॉप तब होंगी जब किराएदार किराए माफ़ करता, मतलब किराएदार रेंट पे करता, रेंट पे करने के लिए एबल ही नहीं हुए, सब ने बंद कर दी, तो वो मार्केट पूरा तबाह हो गया। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है ना, तो ये क्या है, और हाई रिस्क है। लॉन्ग टर्म में कोविड आ गया, कोविड जैसे कुछ हो जाएगा, जैसे अभी क्या चल रहा है मंकी पॉक्स, आ जाए तो ठीक है, नहीं आना चाहिए भाई, बहुत ही मतलब अजीब है वो, लेकिन जो लोग झेल रहे हैं, अब घर जाके सर्च करना मंकी पॉक्स क्या होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मतलब ये क्या है, रिस्क है भाई आपका कि किस तरीके से पता नहीं क्या हो जाए। कोविड ने सबका बुरा हाल किया, तो मतलब ये एक रिस्क ही तो था, है ना। तो हाई रिस्क होता है लोग इसमें, आपका कैपिटल बस्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट में करोगे, लेकिन रिटर्न मिलेगी आपको फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। जैसे घर बनाया आपने, अब घर बनाओगे तो वो 1-1.5 साल तक आपका बनता रहेगा, फिर आपको उसके फ्यूचर में उसकी रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से कंपनीज आप बनाना शुरू करोगे प्रेजेंट में, उसके बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। तो वो क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट, रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। एक और बात ये अब यहां से होगी, इसकी सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट। इरिवर्सिबल डिसीजन, जब आपने एक बार कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने घर बनाने का डिसीजन ले लिया, क्या आप उसको बनाने के बाद उसको वापस कर सकते हो? वापस करने का मतलब है क्या उसको रिकवर करने के बाद पैसा निकाल सकते हो उससे? आप सभी का आंसर आएगा हाँ, हम निकाल सकते हैं। ऐसा आंसर नहीं आएगा आपका, आपका आंसर क्या आएगा कि हम पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो इरिवर्सिबल है, घर है बन गया तो बन गया, सारा पैसा लग गया। मतलब रिवर्स नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल है तो वो क्या हो जाएगा, संक कोस्ट। हाँ जी, अरे मतलब ये संक कोस्ट हो जाएगी, वो मैं बताऊंगा आपको क्या, डिसीजन मेकिंग की बात होगी। इरिवर्सिबल डिसीजन है और उससे आपका वो क्या बन जाएगा, सारा का सारा पैसा संक कोस्ट। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका वो जो पैसा लगा वो सारा का सारा क्या है, इरिवर्सिबल डिसीजन है। वो पैसा लगा वो सारा का सारा संक कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। संक कोस्ट हो गया। अब देखो ध्यान से संक कोस्ट का केस क्या आता है, वापिस चलो थोड़ा सा वहां चलते हैं। मान लो आपने प्रोजेक्ट एक्स लगाया था, प्रोजेक्ट एक्स लगाया और ये लगाया था आपको 2011 में, इसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। अब एक नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, प्रोजेक्ट वाई, इस प्रोजेक्ट का पैसा पूरा का पूरा संक कोस्ट है क्योंकि इरिवर्सिबल डिसीजन है, ठीक है। इसके लिए आपका अगर निकालना चाहोगे पैसा नहीं निकलेगा। प्रोजेक्ट वाई लगाना चाहते हो आप कहीं से, अब प्रोजेक्ट वाई के लिए क्या ये जो पैसा आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है क्या ये मायने रखेगा इसके लिए? या फिर ऐसे देखो, आपने कोई घर में पीछे किसी की शादी की थी, है ना, आपके घर में किसी के घर में शादी हुई, आप ऑब्जर्व करना, और उस शादी पर जो एक्सपेंसेस हुआ, क्या वो एक्सपेंसेस जो आपके घर में कोई और फंक्शन होगा वो वैलिड होगा? उसमें कोई मायने नहीं रखता। तो यानी क्या हुआ, करंट में जो मतलब आपने प्रोजेक्ट लिया उसमें जो पैसा लगाया वो आपका इरिवर्सिबल डिसीजन, एंड वो क्या होगी, संक कोस्ट, एंड संक कोस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। नेक्स्ट कैपिटल बस्टिंग में कहीं पे भी नहीं आई। आ गई भाई बात समझ में ये? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है ना, संक कोस्ट कहीं नहीं आएगी। लेकिन देखो आपके पास क्या आया, एक प्रोजेक्ट वाई था और एक प्रोजेक्ट जेड था, प्रोजेक्ट वाई था और जेड था। इसमें से मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया वाई को, जेड को रिजेक्ट कर दिया जो कि सेकंड रैंक पे आ रहा था, तब ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई स्टूडेंट। हाँ जी, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि मान लो इसको आपके बेनिफिट हो रहा था 1 लाख रुपए और इससे आपको बेनिफिट हो रहा था 80,000 रुपए, तो आपने जो ज्यादा होता है उसको सेलेक्ट करते हो, सेकंड बेस्ट अल्टरनेट रिजेक्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेट की, यानी वाई प्रोजेक्ट के लिए ये आपका जेड आपका सेकंड आपके बेस्ट अल्टरनेट है। तो क्या होता है, ये जो कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन है इसने इसको कंसीडर किया, जेड के बाद इवेल्युएट करने के बाद आपने इसको वो मतलब डिसीजन लिया। तो यानी आप क्या कहोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करता है, संक कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप इंक्लूड करते हो।
आगे भी बात समझ में? हाँ जी स्टूडेंट बताओ, फीचर में कोई डाउट हो तो। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है इसकी। इरिवर्सिबल डिसीजन होगा तो उससे आपकी संकोच बन जाती है, ये भी याद रखना। हाँ जी क्लियर हो गया? सर जो पैसा एक बार लग चुका, जो कॉस्ट लग चुकी वो सम कॉस्ट होती है। हाँ ठीक है सर। हाँ जी ठीक, क्योंकि आप उसको तोड़ के, देख मैंने कहा आपने घर बनाया, तोड़ दो कुछ नहीं मिलना, स्क्रैप बचेगा 10-20 हज़ार 30 हज़ार का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यानी लाखों का पैसा आपके 20-30 हज़ार 1 लाख रुपए तक में आ गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, स्क्रैप बच जाता है। ठीक है, उसके बाद आया टाइप्स ऑफ बजटिंग डिसीजन। देखो टाइप्स ऑफ बजटिंग डिसीजन में क्या होता है, एक तो आया एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में क्या हुआ, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, जिस भी प्रोजेक्ट ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया सारे के सारे एक्सेप्ट, और जिसने फुलफिल नहीं किया सारे रिजेक्ट। आपने क्या रखा, आपने ये रखा कि भाई कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपकी 10% से तो कम होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपए तक होना चाहिए, ये 2 कंडीशन रखी। अब ए प्रोजेक्ट ऐसा था, बी प्रोजेक्ट ऐसा था, सी प्रोजेक्ट ऐसा था, जो इन तीनों को फुलफिल किया। और जो आपका ई प्रोजेक्ट, जी प्रोजेक्ट, एल प्रोजेक्ट, ये ऐसे थे जिनकी जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा थी, किसी की कॉस्ट ज़्यादा थी, तो ये क्या हो गया, आपके सारे के सारे रिजेक्ट, और ये सारे के सारे एक्सेप्ट। आया भाई एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन समझ में? हाँ जी स्टूडेंट, आया नहीं आया? ओके अब देखो इसका और एग्जांपल ये कह सकते हैं, जैसे यूजीसी ने रूल बना रखा भाई नेट का पेपर वो दे सकता है जिसने पीजी कर रखी हो और 55% मार्क्स हो। जिसने ये फुलफिल किया सारे के सारे एक्सेप्ट, बाकी सारे रिजेक्ट, बस यही तो बात है ना। ये तो है नहीं कि अपने मम्मी पापा दादा दादी कोई पेपर दे दे नेट का, है ना। तो ये क्या है, इसी तरीके से, इसीलिए जॉब का एज का क्राइटेरिया है, जो फिल कर रहे हो आप कर दो अप्लाई, है ना। एक है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, और ये बताएगी मनीषा। मनीषा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? हाँ जी मनीषा बता। हाँ नहीं पता? नहीं सर। अच्छा निशा बता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपने कल बताया था, एक को आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। हाँ तो यही तो होता है ना, आपके पास ना जैसे एक्स प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया तो वाई को रिजेक्ट करना पड़ेगा, हेड आया तो टेल नहीं आएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूड, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे को एक्सक्लूड करके चलते हैं, वो क्या होते हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। एक्स का सिलेक्शन वाई का रिजेक्शन का कारण था, वाई का सिलेक्शन जेड के रिजेक्शन का कारण था। मनीषा क्लियर हो गया भाई? हाँ तो आप रिवाइज करना, उस टाइट में आप पढ़े नहीं हो शायद। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक की ऐसा, कौन से? नहीं नहीं नहीं, ये देखो इसमें देखो कितने प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, ए बी सी 50। अब नेट का पेपर तो जितने भी बच्चे हैं जिसके हमको पीजी और 55% नंबर है सभी दे सकते हैं ना। हाँ जी, लेकिन सेलेक्ट वही होंगे जितनी सीटें हैं। तो पहले वाला काम तो क्या हुआ, जो पेपर दे रहे वो तो हुआ एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, और दूसरा जितनी सीटें पे आए तो वो क्या हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बाकी को सबको रिजेक्ट करवा दिया उन्होंने खुद का सिलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास दूसरा। तीसरा आया डिविजिबल और नॉन डिविजिबल डिसीजन, ऐसे प्रोजेक्ट जिसको आप डिवाइड कर सको, मतलब आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 30 लाख रुपए, आपके पास फंड ही 30 लाख रुपए है, फंड ही 30 लाख रुपए, और किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 90 लाख रुपीज, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 90 लाख रुपीज और आपका पास फंड है 90 लाख रुपीज, तो क्या आप वेट करोगे कि भाई 90 लाख रुपीज हो तब लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट डिविजिबल है या इंडिविजिबल। 90 लाख रुपीज की मान लो आपको कार लेनी है, मान लो कोई भी कार आपको 90 लाख रुपीज की लेनी है, तो क्या आप 30 लाख रुपए में खरीद पाओगे कार? नहीं ले पाओगे ना, तो ये वो आपका नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट।
नॉन डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा केस देखो, एक बिल्डिंग बना रहे हो, हर बिल्डिंग की कॉस्ट है 30 लाख रुपए की। अब इसमें क्या आप वेट करोगे कि भाई 90 लाख रुपए को तो पूरी बिल्डिंग बनाएंगे? ऐसे ही तो करते हो ना, जितना पैसा अब लगा दिया और पैसा आएगा फिर लगा देंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आप डिवाइड कर सको वो डिविजिबल, और जैसे और जिसको डिवाइड नहीं कर सको वो क्या हुआ, नॉन डिविजिबल या इनडिविजिबल। स्टूडेंट समझ में आ गई आपको ये बात भाई? हाँ जी, डिवाइड कर सकते हो। जैसे कार आपको इकट्ठी लेनी पड़ेगी, पूरी लेनी पड़ेगी, बाइक स्कूटी जो भी लेनी है इकट्ठी पूरा ही लेना, वो पूरी होगी तो आपका डिविजिबल और आपका नॉन डिविजिबल। एक है हाँ, पैसे को आप बदलो, ठीक है। बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बना लो, जब कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा बना लो, फिर बन जाए तो ऐसे कर लो। हाँ, घर में करते हैं। और बाइक लेने जाओगे तो ये तो नहीं कि आज टायर ले आते हैं आज फिर आज टंकी ले आते हैं, नॉन डिविजिबल है ना, तो पूरा ही इकट्ठा लो, पैसा लगाना पड़ेगा। एक आया आपका कैपिटल राशनिंग डिसीजन। राशनिंग का मतलब होता है कमी। देखो अब आपने देखो ये कंडीशन लगाई थी कि ए बी सी, ये देखो आपने क्या कहा था कि 5 लाख से कम हो और 10% से कम, 5 लाख से कम हो 10% से आपकी कॉस्ट हो, तीनों ने फुलफिल कर दिया। अब इसकी कॉस्ट है मान लो 4 लाख रुपए ए की, इसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपए, और इसकी कॉस्ट है मान लो 10 लाख रुपए, नहीं सॉरी 3 लाख रुपए इसकी लगा लो। अब टोटल फंड मान लो आपके पास है 5 लाख रुपए। ऑप्टिमम प्रोजेक्ट हो गए 4 3 7 और 3 10 लाख रुपए के। अब सभी में तो पैसा नहीं लगेगा, है ही नहीं आपके पास पैसे। जैसे मैं कहूँ आपको, आप एक ये कंपनी भी लगा सकते हो, वाई भी लगा सकते हो, लेकिन पैसा तो आपके पास लिमिटेड है ना। तो कैपिटल राशनिंग डिसीजन ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके पास फंड्स तो बहुत लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी आपके पास अनलिमिटेड है, तो उसमें जो डिसीजन लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल राशनिंग डिसीजन। आगे स्टूडेंट समझ में? हाँ जी, चलो बहुत अच्छे। आज ना मेरी एक डिस्टेंस की क्लास है तो वो